जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को सजा देना, राइट, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। अब आपका ऑब्जेक्टिव मिडनाइट हैमर का क्या था? मिडनाइट हैमर का ये ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर जो उसकी फैसिलिटी है उसको बर्बाद कर दो। तो इनको यही लगा एक बार की कि हो गया ये, तो ये एक बार लगा साहब, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पर नहीं होना चाहिए। ये क्यों लगा फिर? ये क्यों? ऐसा है, इसका एक पहलू और भी हो सकता है, क्या? जो कौरव कभी कभी बताते हैं, ये पहलू हो सकता है कि इसको लग गया, खत्म भी हो गया, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया। बीबीसी वगैरह ने कहा अभी पिटाई अच्छे से नहीं हुई, अभी तो होनी शुरू हुई थी और पिटाई करवाएंगे। क्या ये मीडिया देखने के बाद ये एनालाइज करते हैं कि देखने के बाद? सवाल ये है कि इनका अपना तंत्र क्या कर रहा है, ये बड़ी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये खबर बताने के बाद कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा हो रहा है। सीक्रेट अमेरिकी रिपोर्टों के हवाले से यह दावा है, अमेरिकी हमले में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। हमले से ईरान का एटमी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया है। हालांकि ट्रंप ने इन हमलों को शानदार कामयाबी बताते हुए दावा किया था कि ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इस बीच इजरायली सोर्सेज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि फोर्डो प्लांट पर अमेरिकी अटैक के नतीजे सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे। तो ये काहे का मिडनाइट हैमर था? ये देखिए बात ये एल्यूमिनियम का हैमर था क्या? एल्यूमिनियम का, ये गत्ते का था। गत्ते का था, ये एल्यूमिनियम का हैमर। देखिए साहब, प्लान बहुत अच्छा था। और अगर ये लोग, देखिए मैंने आप ही के शो में एक बार ये भी बताया था कि अनलेस यू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आप रेजिम चेंज चाहते हैं तो रेजिम चेंज ये B-2 बॉम्बर से नहीं होता, ये हवाई जहाज से नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड ट्रूप्स डालने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड पे लोग डालने पड़ेंगे जो ग्राउंड पे आके सब कुछ करेंगे फिजिकली, अगर आपको रेजिम चेंज करना है। किसी को अगर ये डाउट है कि सिर्फ B-2 बॉम्बर से आप GBU-57 गिरा के आप रेजिम चेंज कर देंगे और खुमैनी भाग जाएगा, ऐसा ना होने। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि हमको रेजिम चेंज नहीं करना था। इन्होंने तो अभी ये कहना शुरू कर दिया हम तो रेजिम चेंज करना ही नहीं चाह रहे थे। एक बात बताऊं आपको, आप ये देख लीजिएगा, अगर ट्रंप में अकल होगी तो एक हफ्ते के अंदर यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, मैं इसका भी लॉजिक दे देता हूं। क्योंकि भाई रेजिम चेंज आपने करा नहीं, 400-450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम आपका हवा में, किसी को पता ही नहीं, सेंट्रीफ्यूजेस गायब हैं, किसी को पता नहीं, तो भाई फिर आपने ऑपरेशन करा क्यों? आपको ऑपरेशन तब करना चाहिए था जब सब कुछ खत्म हो जाता, तब आप बोलते ओवर। इसको पीछे से आगे मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ, ये लीजिए आप अपना मिसाइल संभालिए ये वाला, और अब मैं कुछ दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कतर में जो हमला किया गया, हालांकि जिससे ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहते हैं कि ईरान ने पहले ही फोन करके अमेरिका को ये कह दिया था कि देखिए भाई साहब मेरी बड़ी किरकिरी हो रही है, आपके एक बेस को मैं उड़ाऊंगा। वहां लोगों को पहले पता था कतर में। अब यहाँ पर कहते हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गया। यहाँ पर भी ये देखिए इतने सारे ये ट्रक गिनिए, यहाँ पे ये ट्रक 1 2 3 4 ये फोर्डो से निकलने वाले ट्रक हैं। 19 तारीख 20 तारीख को ये हमला किया गया है। 19 को इतने सारे ट्रक यूरेनियम लेकर अगर निकल गए होंगे तो फिर आपने हमला किस चीज किया? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ट्रंप ने ये देखिए ये सारे के सारे ट्रक निकल रहे हैं जी, ये ट्रक कुछ ना कुछ लेकर निकल रहे होंगे। वरना गए क्यों थे? पहली चीज। दूसरी चीज आपने करा ये, अच्छा ये फोटोग्राफ कहां से? ये फोटोग्राफ उनको, ये सैटेलाइट जी, मैक्सार को एक्सेस क्या यूएस को नहीं है? बिल्कुल है। ये जो सैटेलाइट है क्या हमें पहली बार पता लग रहा है? ये जब सैटेलाइट से देखा था तब यूएस को नहीं पता था। जब यूएस को पता था तो फिर वहां पे बम मारा। कल ये थ्योरी ना आ जाए कि इनको पता था वहां पे कुछ नहीं है फिर भी इन्होंने मार दिया। ये देखिए ना, ये गेम। वैसे दिनेश एक और बात है बता दूं, इतने जो ट्रक है ना, तो मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि सेंट्रीफ्यूजेस की कितने सेंट्रीफ्यूज थे वहाँ और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं, और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं। अगर उनको आप कैलकुलेट करते जितने ट्रक दिखाई दे रहे हैं इसमें सारे चले जाएंगे डिसमेंटल होके। 15 दिखाई दे रहे हैं सर, अगर मैं गिन रहा हूँ ये 15 के आसपास, 18-20 के आसपास, 18-20 के आसपास। हाँ कुछ आगे होंगे। 100 चले आते हैं इसमें, मतलब एक में 100 को आप रख सकते हैं डिसमेंटल करके, क्योंकि आपकी बाकी तंत्र आप नहीं हटाएंगे, आप सेंट्रीफ्यूजेस हटाएंगे, रोटर्स हटाएंगे, और जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हटा के ले जाएंगे। मतलब एक ट्रक में आप 100 ले जा सकते हैं। तो एक ट्रक मिलिट्री ट्रक बहुत ज्यादा है, ज्यादा भेज दिए। 100 के साथ 3000 थे ना। अच्छा 3000 थे। ओ अच्छा। तो फिर ये तो ज्यादातर तो यहाँ से ले ही गए थे वो। फिर वो अब बात रही यूरेनियम की, अब उसकी भी थोड़ी। मैक्सार तो सबसे पहले अमेरिका को ही पता चला होगा, मैक्सार का पहला एक्सेस तो अमेरिका को ये दे रहा है। यही तो विरोधाभास है जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, वाकई में हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। तो ये यार मैक्सर के पास ये है और पब्लिक डोमेन में आ गई, तो क्या उनकी मिलिट्री डोमेन में नहीं गई होगी? मिलिट्री डोमेन में गई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है प्रतिशोध में जो होता है वो भविष्यवाणी आज आगे आपको घटित होती हुई दिखाई देती है। मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि ये जो साहब आज कह रहे हैं ना कि रिजीम चेंज से हमारा कोई लेना देना, आज से हफ्ते भर बाद या 14 दिन बाद हो सकता है वो ये कहते दिखाई दे कि रिजीम चेंज हमारा मकसद था, वरना वो अपना फेस सेविंग कैसे करेंगे? इन्होंने अपनी बात मानी है। हाँ, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर के बावजूद तनाव जारी है।
इजराइल ने तेहरान में रेडार साइट पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया कह रहा है अटैक के बाद मौके पर 3 धमाकों की आवाज आई। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि की है। ईरान ने पहले सीज फायर तोड़ा, नेतन्याहू ने कहा है सीज फायर तोड़ने के जवाब में हमला जरूरी है, नेतन्याहू ने कहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। चीज कहना चाहूंगा रेडार पे। ये जो रेडार मारा है कोई सिंपल रेडार नहीं था। ये VHF वाला रेडार था जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों कह रहा हूँ, ये स्टेल्थ फाइटर्स को लोकेट कर लेता है, अर्ली वार्निंग देता है। अच्छा, ये रेडार कोई मामूली रेडार नहीं है। अब आप घटनाक्रम को जोड़िए, इधर से निकल गया माल, क्या निकल गया, यूरेनियम निकल गया, और उधर स्टेल्थ फाइटर को इन लोगों ने देख लिया था। इसका मतलब ये रेडार अगर वहां एक्टिव था, ये एक रेडार है रेजोनेंस रशियन, उसके उस पर बना हुआ है, और ये गादर रडार है। तो मतलब इन्होंने वक्त से देख लिया था बॉम्बर आ रहे हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन नहीं होता है मारने का। अच्छा, देख तो लेता है, देख ले तो अलर्ट तो कर ही दिया। 1100 किलोमीटर दे सकता है, 300 किलोमीटर की आप ये कह रहे हैं कि उधर से बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, इधर इनको पता चल गया कि बॉम्बर्स आ रहे हैं, इन्होंने टाइम रहते यूरेनियम वहां से खाली किया और वहां पर फिर बॉम्ब गिरे तो क्या हासिल होगा। ओ, तो ये है बड़ी तस्वीर, इसको समझिए। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद तेल अवीव में जश्न का माहौल। इजरायली पीएम का लोगों ने किया स्वागत, जोरदार स्वागत। लोगों ने नेतन्याहू को विक्ट्री साइन दिखाए। सीज फायर के बाद नेतन्याहू का राष्ट्र संबोधन, पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी जीत। बोले अगर ईरान पर कार्रवाई नहीं होती तो इजराइल को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ता। देखिए, ये बात तो तय है कि जो आज होने वाला था उसको कुछ महीनों या कुछ समय के लिए टाल तो दिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल इस बात से बड़ा नाखुश होगा कि एक अमेरिका गया भी और उसने काम, एक तो एहसान का बिल भी फाड़ दिया, काम भी नहीं किया, दूसरे रिजीम चेंज को लेकर क्लियर मना भी कर रहा है कि हम रिजीम चेंज के तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। भाई हम बार बार दिनेश भाई क्या बात करते हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करते हैं जी। आपने कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा डैमेज नहीं करी, इंटेंट उनका वैसे का वैसा ही है, तो आपने हासिल क्या करा। अब इसका एक ही तरीका है, एक तरीका है कि इस बार ईरान के अंदर जाओ और फिर काम या तो मत जाओ, या तो मत जाओ, और अगर जाओ तो फिर काम पूरा करके आओ। ये आधा अधूरा काम छोड़ के मत आओ कि वहां पे आसिम मुनीर ने फोन कर, अरे सर आप नोबेल प्राइज वाली बात भूल गए क्या। अच्छा, सीज फायर, अरे मुझे तो नोबेल, ऐसा मत करो। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं इस बार, और मैं एक और बात बता दूं, ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है जी, अभी फिर से एक बार भयानक युद्ध भड़केगा। इजराइल नहीं छोड़ेगा 100%। कई लोग खुशियां मना रहे हैं, कई लोग खुशियां मना रहे हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत, जैसे कि वही ऑपरेशन सिंदूर में जूते खाने के बाद फिर पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं, तो ईरान के लिए भी पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि इजराइल फिर से ठोकेगा ईरान को बुरी तरीके से, और अमेरिका को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसमें आना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है, और उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगा। ये जो सिग्नलिंग कर रहा है ना चाइना को ट्रम्प, ट्रूथ सोशल पे डाल रहा है कि चलो तुम ईरान से तेल खरीद लो, आपने देखा होगा कि बेटा तुम जाके, अरे चाइना तुम्हारी परमिशन ले रहा है तेल खरीदने से पहले। 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे, 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल गोज टू चाइना। चाइना आपकी परमिशन कब मांग रहा है ट्रम्प साहब, चाइना तो खरीद रहा है धड़ल्ले से। ये कह रहे हैं कि तुम ईरान से खरीदो, भाई मुझसे भी खरीद देना। अच्छा, ये उस तरह की बात हो गई, अपना बिल फाड़ रहा है। ये आपने एक तो अपना बिल फाड़ रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि आज मैं सूर्य को पूर्व से उगने की इजाजत देता हूँ। पूछ कौन रहा है आपसे। सीज फायर के बाद ईरान में भी जीत का जश्न, तेहरान में लोगों का सड़कों पर जश्न, पोस्टर बैनर झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल को युद्ध में हराने का दावा। ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि हारा कौन है इस युद्ध में। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये बिल्कुल पाकिस्तानी चीज हो रही है ईरान के अंदर। हर जगह पोस्टर लगवा दो, ईरानी कह रहे हैं हम पे हमला हो गया, ईरानी हर जगह गिड़गिड़ा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं कि रोको रोको रोको, सब जगह रोको रोको, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए। ये पाकिस्तानी ब्लड है थोड़ा बहुत इनमें, मैं बता। लेकिन मेरे को एक चीज लग रही है सर, नहीं है, नेबर का असर है। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो फेल हो जाता था, सप्लीमेंट्री आती थी उसकी, तो जाके पड़ोसियों को पहले मिठाइयां बांटना शुरू कर देता था। मैंने पूछा क्यों, बोले मार्कशीट देख लेना शुरू कर दे। ये अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद इजराइल के सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इजराइल को दुश्मनों के खिलाफ नर्क का दरवाजा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए मतलब अभी तक खोला नहीं है, ये वहां पे रियलाइजेशन है कि जो काम था वो अधूरा रह गया। अधूरा तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेन गुवेर इतमार ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। पीएम नेतन्याहू के बेहद करीब बेन गुवेर इतमार कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ट्रम्प कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन से तो अराजकता आ जाती नहीं, और ट्रम्प एक बार ये कह रहे हैं कि अराजकता आ जाती है, दूसरी बार कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये दोनों चीजें ट्रम्प कह रहे हैं। देखिए ट्रम्प का भी अच्छा है, उसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कभी ये खाएगा कभी ये, उसकी मर्जी है। उसको जैसे पहले नोबेल मिल जाए वो उसको मतलब दैट्स ओके। नहीं, लेकिन एक चीज है, आप जिसको भी बताइए, आपको कितना विश्वास है कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं कल भी वही बोलेंगे? नहीं, ये तो उनको भी खुद को भी भरोसा नहीं है। वो कहता है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा। ये
वो ट्रम्प के साथ है, मुंह है कि मानता नहीं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल एक है, वो तमाम कंट्रीज जिनकी तरफ ट्रम्प की, अमेरिका की नजर चली जाती है, ट्रम्प के खास तौर से, मेक फलाना ग्रेट अगेन, अब हाथ जोड़ लेंगे भाई साहब, हमको ग्रेट नहीं बनना, ये यूक्रेन को ग्रेट अगेन, ये अफगानिस्तान ग्रेट अगेन, ये सब अब ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की इजरायली डिमांड के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक और बयान लीजिए। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन, यही मैं कह रहा था, नहीं चाहता सत्ता परिवर्तन, अराजकता लेकर आता। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बेहतर कर सकता है। देखिए, मतलब दुनिया भर की बातें करने के बाद तेल, वो उसको वो अपना भला खुद कर सकता है, फलाना कर सकता है, अराजकता फैलेगी, तेल, उसके बाद तेल बहुत अपना अच्छा करता है, सीधे बोल देते भाई साहब तेल। इनको यूक्रेन में क्या दिख रहा था? मिनरल्स। आप सुना है बलूचिस्तान को लेके बात कर रहा है पाकिस्तान, रेयर अर्थ बहुत है, ले लेना। इनको यही दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है, इनको सिर्फ यही दिखता है। ये इतना सारा, मैं ये समझना, मैं ये 2-3 बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान मिड एयर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कहां पर हुई, ये बात वो कह रहा है, भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ, इधर से कहा जा, वो पाकिस्तान ने जो टॉर्च दिखाई थी आपने पहले दिन दिखाया, क्या ईरान को ये पता नहीं कि खुशियां जरूर मना रहे हैं लेकिन मेरे हितैषी नहीं है पाकिस्तान के लोग? बिल्कुल सही है, बिल्कुल पता है, और ये इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, और इनको ये पता है कि जो बलूचिस्तान वाला मसला है उसमें ये भी शामिल है। तो सब मिला जुला के पाकिस्तान से ईरान बहुत सावधान और सतर्क रहता है। ये उम्मा की बात चल के जितनी बात हो जाए, और आपने वो भी देख लिया उम्मा कैसे चलता है, ऐसे चलता है कि वो जाके बेचा है सब कुछ, अब आके यहाँ बोलने लगी। जब लोगों ने विरोध किया तब मुनीर जी ने मुनीर ने मुंह खोला, आपने सुना कभी? आपने सुना? उसने रख रखा है प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए, वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है, ये बकवास करेगा, ये तो काम ही वही करता है। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प इज बड़े भाई हैं सर, ट्रम्प इज इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ। वो इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ है ट्रम्प। ये जैसे वो छोड़ता तो ये भी छोड़ता। ऐसा वो पार्लियामेंट से बोलता है, ये एयरक्राफ्ट के, हाँ, ये इधर से बोलते हैं। हमला करने के बाद ईरान ने कतर से मांगी माफी। अगली खबर देखिए, कतर और उसके लोग हमारे टारगेट नहीं है, ईरान ने कहा। हमने अमेरिकन बेस पर अटैक किया था, ईरान ने कहा। कतर हमारा भाई मुल्क है, तो ये समझ में नहीं आता, भाई भी रहते हैं, फिर ये चतुराई भी रहती है। कतर के शेख ने फिर से ईरान की आलोचना की। कतर पानी पी के गाली दे रहा है, ये कह रहे हैं नहीं हमने तो केवल वहाँ उसको अमेरिकन बेस को निशाना बनाया था, और वहां पर कतर को कहते हैं, ये भी इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई देख, एक मारना पड़ेगा। और अमेरिका को भी ये फोन कर दिया, इज्जत की बात, क्योंकि वहां तमाम जगह पर लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो मालूम था, हमको पहले कह दिया था कि इस जगह से दूर रहना। जब कुछ साल पहले इन्होंने अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को मारा बगदाद एयरपोर्ट के बाद, तो गाड़ी में जा रहा था, ऊपर मारी, हेलफायर खत्म कर दिया कासिम सुलेमानी जो कुड्स फोर्स का हेड था। तब आपको पता है दिनेश, तब भी जब ईरान ने बोला कि अब हम छोड़ेंगे नहीं और हम मार देंगे जान से, बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने स्पीच दी, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी। उसके बाद चुपचाप अमेरिकन को फोन करा कि इस फलाने बेस पे इतने बजे मिसाइल मारने वाले, देख लेना भैया, तुम्हारा खाना तुम दिल दो, हमारा खाना हम दिल देंगे। अमेरिकन हट गए वहां से, वहां पे बम गिरे, कुछ उन्होंने उड़ा दिए पहले ही, कहानी खत्म हो गई। एक अमेरिकन कुत्ते को खरोच नहीं आई। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, अमेरिकन कुत्ते, क्योंकि उनके केनाइन यूनिट्स भी रहती हैं, इसलिए कहता हूं वहां पे एक कुत्ते को खरोच नहीं आई। ये है ईरान की बमबारी। तो ये सब पहले बता देते कि इनको पता है कि अगर कोई अमेरिकन मरा तो फिर रजीम चेंज कर देंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि केवल क्रिकेट में मैच फिक्स होता है, तो फिर से सोचिए, ऐसे खतरनाक मैच भी फिक्स हो सकते हैं क्या? अगली खबर देखिए, अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान ने ईरान को दिया धोखा। हमले की पहले निंदा की, फिर बैकफुट पर आया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग में अमेरिकी हमलों का जिक्र नहीं, निंदा को चिंता व्यक्त करने वाला कदम बताया। निंदा टू चिंता, फ्रॉम निंदा टू चिंता व्यक्त करने वाला, ये बिल्कुल चिंता, पहले निंदा करी, फिर उन्होंने चिंता व्यक्त करी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये चिंतन करेंगे। नहीं सर, एक चीज और, चिंता चिंतन, ये निंदा चिंता चिंतन जो करते हैं, इसी चिंतन में ये लोग कई बार ट्विटर में कुछ लिख देते हैं और वहां लिखना कंडेम ही चाहते हैं, और उसके बाद दुनिया कहती है, जब इनको बताती है भाई साहब एक बार होश में आओ जरा, क्या फूक के बैठे हो, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। तो ये देखिए सिंपल सी बात है, जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे लोग कह रहे थे कि अब आसिम मुनीर उठेंगे और अब आसिम मुनीर बोलेंगे कि अमेरिका तुमने बहुत, वो तो नमक खा के आया व्हाइट हाउस से, वो नमक खाकर आया, गोली नहीं खाना चाहता, वो गोली नहीं खाना चाहता, वो किस मुंह से करेगा? तो ये नेता जो इन्होंने नेता वेता पाल रखे हैं कि तुम जैसे हमारे नहीं होता कि नेता सामने चलते हैं तो छोड़ भैया नेता पीछे चलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, ठीक है, तो बबलू भैया जिंदाबाद टाइप के, तो ये चलते हैं आगे आगे। तो इसने छुड़भैया नेता पाल रखे हैं। अब वो छुड़भैया नेता कह रहे हैं हम ईरान को कंडेम करते हैं। आसिम मुनीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अमेरिका को कंडेम करोगे, तुम्हारी
फिर उन्होंने चेंज करा, बोला नहीं हमें फिक्र बहुत है यार, ईरान पे बम मार दिया, ज्यादा मार वी आर दिया। कंसर्न अबाउट कंसर्न अबाउट। हाँ। अब ऐसा है, हाँ। हमने जो लाइन याद आ रही है बहुत अच्छी लाइन है, फिट बैठती है। सरदार मैंने आपका नमक खाया, हाँ। गोली खा। हाँ, गोली नहीं खाना, लेकिन सरदार अब बलूचिस्तान के खनिजों पर अमेरिका की नजर। लीजिए वही खबर देख लीजिए जरा, खनिजों को गिरवी रखने की तैयारी में पाकिस्तान। आगे मोदी को ट्रम्प के साथ बंद कमरे में बैठक में मुनीर ने दिया ऑफर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बंद कमरे में क्या क्या प्रॉमिस करके आ गए हैं वहाँ। मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट इमेजिन। अच्छा, एक और ये बात नहीं है कि इसने बलूचिस्तान बेचने की कोशिश करी। हाँ। ये पहले बलूचिस्तान को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान तो में एक है। मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है। ये घोसला का घोसला हो रहा है। घोसला का घोसला है। ओह। इन्होंने बलूचिस्तान दो ये ऐसे कलाकार हैं, लाहौरी ये ऐसे कलाकार हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ। तो चीनी बेचारे लाओ पैसा लगाओ। इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार हमें तो मार रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो उसने बोला यहाँ से तो देखो, यहाँ से दूध आना बंद हो गया। अरे फिर ये गए ट्रम्प के पास, सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा। क्या सर बड़े मिनरल है वहां पे, बड़े। हाँ, ये जा रहे इसने फिर हैं। ट्रम्प को बेचा। हाँ। इसने फिर ट्रम्प को बेचा और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना, सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। धन बेच रहे हैं दिनेश। हाँ। और तुम देखो कितनी चतुराई है, हाँ। ऐसे मानना पड़ेगा हाँ। कि चाइना को भी बेच दिया, इसको बेच दिया। अब चाइना, अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस। हाँ। ये कहेंगे मैं तो बेच चुका। हाँ। लड़ाई नहीं, और फिर है। चाइना और यूएस के बीच में बात होगी, चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूँ, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज, हाँ। आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूँ। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है इधर। ओ 3 रजिस्ट्री है। ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया, इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे। $60 बिलियन डाले चाइना ने। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए, अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहाँ गए वो पैसे, हिसाब दो। हिसाब दो। हाँ। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला, इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, you can take Balochistan. 44% of Pakistan's landmass. Please take. No. और मैंने सुना है चाइना को ये कह रहे हैं कि दुनिया का लेके हम कहीं गए नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या? अगली खबर, ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। देख लीजिए, मतलब गजब है। ये तुलना भी जो अमेरिका ने ही किया हो, अमेरिका ने ही जापान पर बम पटका। अरे भाई साहब, कम से कम ये सोच लेते कि आप ही की कौम है वो जो इन्होंने ये काम किया था। खैर, इसकी तुलना कर दी। मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक, न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ट्रम्प गजब की एनालॉजीज भी गजब की देते हैं। डायरेक्टली हिरोशिमा, मतलब इसको कम नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो अल्टीमेट हो गया। और आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं, मतलब कल परसों जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मैं यही बात कह रहा हूं, इनको वापस आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। देखिए, ये कह रहा है चीन से तेल खरीद लो, चलो चीन ने खरीद लिया। ईरान अब क्या करेगा? अगले 1 हफ्ते में ईरान चाइना को और डिस्काउंट देगा, कह रहा और तेल उठाओ, उठाना है जितना उठाओ। चाइना उठाएगा, तेल की कोई कमी नहीं है और कोई खरीद नहीं रहा। बाकी 2-3 और देश बोलेंगे कि हमें भी दे दो, सर हम क्या ले सकते हैं जैसे चाइना ले रहा है। अब इसमें होगा क्या, इनके पास आएंगे पैसे, ईरान के पास। ईरान उन पैसे का क्या करेगा? वापस न्यूक्लियर में लगाएगा, वापस हमास हिजबुल्ला, ये फिर से कुछ ड्रामा करेंगे, फिर से ये बमबारी होगी। दिस सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ। ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहेगा ये। तो ये एक विशेष सर्किल है, ये एक दुष्चक्र है और ये दुष्चक्र आपको फिर से घटित होता हुआ दिखाएगा। नेटो देश पर हमला कर सकता है रूस। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों पर दाग सकता है मिसाइलें। बाल्टिक पर हमले से हो सकती है शुरुआत। एस्टोनिया पर या लातविया पर हमले की आशंका। उधर रूस जो है थोड़े दिनों में बाल्टिक देशों को
मतलब छींकता रहता है, कहते हैं उसकी छींक से ही उधर बाल्टिक देश जो है हिल जाते हैं। तो कुछ दिनों में अगर इनको छींक ना आए तो गुल सूंघ कर छींक ले आते हैं। वो देश वाकई पोए पोए ऐसे हैं बेचारे। हाँ। ये बात उनके लिए स्प्रेड बैठती है, और इसने छींकना शुरू किया तो गड़बड़ होगी। हाँ। तो अभी क्या होता है, हाँ, ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है सर, हाँ। ये मुझको लगता है इनका होना जो एक है विश्व राजनीति में, इसलिए भी है कि रूस छींक मारेगा और ये हिला करेंगे। ये हिला करेंगे, ये है देखने के लिए, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, वैसे तो अच्छी है। बहुत अच्छी जगह हाँ। है। तो अब रूस का ये है कि इन्होंने कहा हम शामिल होंगे, हाँ। हम नाटो के बनेंगे, तो नाटो के मेंबर बने। अब उसने कहा तुम नाटो के मेंबर बने हो, हाँ। तो मेरे निशाने पे हो, हाँ। क्योंकि इनको मारेगा, ये आएंगे, ठीक है। ये आए तो हाँ। अब उसको मौका मिलेगा। हाँ। लेकिन अभी उसने क्या फंसा दिया है, हाँ। उसने पेज फंसा दिया, हाँ, क्या? ट्रम्प को फंसा दिया उधर। हाँ, ट्रम्प ने इसको बोल दिया यूक्रेन को कि तेरे पास कार्ड नहीं है, राइट। और नाटो को बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, हाँ, 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 और अपने बजट बढ़ाओ। हम्म। और इन सब के बीच में वो नहीं, इनको तो वैसे थोड़े थोड़े दिनों में इनको अपनी कुर्सी से उठाता रहता है रूस। लेकिन एक बात ये समझाइए, इनसे मतलब नहीं उतना है, हाँ। उतना उसका मतलब है कि यूक्रेन में जो मैं 4 लेने वाला हूँ, हाँ। और ब्लैक सी तक हाँ। मेरा मेरे को थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग समझाइए इनकी, ट्रम्प के बीच की और पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग। ईरान जैसे गया और कोल्ड शोल्डर दिया गया उसको, ईरान सोच रहा था कि रूस तो मेरे समर्थन में आगे एकदम शाना बशाना खड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से आइए ना मेजर साहब, जिस तरीके से वहां पर एक केमिस्ट्री, लगता है कि केमिस्ट्री थी ट्रम्प साहब के बीच में और पुतिन साहब के बीच में, और ये यूक्रेन वाले मामले में भी जब से ट्रम्प आए उन्होंने हाथ हल्का कर दिया यूक्रेन को, ठीक है तुम देख लो भाई, पुतिन को कह दिया है। ये दिखाई क्या दे रहा है पुतिन और ट्रम्प के बीच की हिसाब? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प, देखिए ट्रम्प के दिमाग में एक लेगेसी है कि मैं ऐसी लेगेसी छोड़कर जाऊंगा, मैं ऐसी लेगेसी, सारे जितने भी राष्ट्रपति मुझसे पहले हैं, चाहे वो ओबामा है, चाहे वो बुश है, चाहे वो बाइडेन है, उन लोगों ने युद्ध शुरू किए हैं, सिर्फ मैं ही हूं जिसने युद्ध खत्म करा है। आई एम द पीस प्रेसिडेंट, मैं एक पीस प्रेसिडेंट हूं, और आप मुझे नोबेल प्राइज दीजिए क्योंकि लड़ाइयां मैंने बंद कर, इसीलिए बहुत जल्दी से 2 मिनट पहले, काम हो ना हो सीज फायर, ये खुद ही का सीज फायर, लो ये प्रेशर डाला था मैंने, ऑपरेशन सिंदूर का करवा दिया सीज फायर, मोदी जी ने बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया। अब ये तिनका बैठा था कि मोदी जी ने सबके सामने तो मुझे एक्सपोज कर दिया, खुद अटैक करा भाई ने, मिडनाइट हैमर, खुद अटैक करा, खुद ही सीज फायर कर दिया। नहीं, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। हिंदुस्तान में आप जानते हैं, किसी को अगर बताना भाई बहुत बड़ा पीस है ये, वो पीस किस सेंस में होता है आपको, मतलब वाकई पीस प्रेसिडेंट है ये। रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया, अगली खबर देखिए। जेलेंस्की ने नेटो समिट से पहले मांगे हथियार, नेटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। जेलेंस्की को सूमी पर कब्जे का डर, सूमी तो सर मुझे लगता है गया ही गया इनके हाथ से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या करेंगे, ये सूमी पूरा वो इलाका काट के क्रिमिया से मिला के बफर जोन बना देंगे। ड्राइपर वाली रिवर है, हाँ। जो रिवर स्नाइपर है, हाँ। उस रिवर के अक्रॉस ये इस तरफ कहते हैं हमारा है, हाँ। उसके बाद तुम जाओ। ठीक है। और एक बात और है, हाँ। उसमें रशियन डोमिनेंस, रशियन स्पीकिंग पीपल, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत नंबर में। और एक बात और की थी, हाँ। जो यूक्रेन में हुई थी, हाँ। उन्होंने कहा रशियन लैंग्वेज को हम नहीं सेकंड। लेकिन एक बार प्लेबिसाइट हो चुका है वहाँ, हैं? और यूक्रेन कहता है, प्लेबिसाइट बता रहा है कि लोग तो हमारी तरफ वाले हैं। ये प्लेबिसाइट वाली बात कौन, यूक्रेन बताया हाँ। ना? रशिया ने क्या बताया? रशिया तो कह रहा हमारे लोग हैं। 92% उसने बताया हमारे साथ है। हाँ। 1-2% नहीं, राइट। तो वो हो जो कहता है, हाँ। वो सब हो गया। लेकिन आपने एक जो अच्छी बात पूछी दिनेश, कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, हाँ। तो जब उसने उसको हैप्पी बर्थडे किया, उसने कहा ठीक है आपको जो कुछ करना है करो, हाँ। अपना पीस नोबेल प्राइज वगैरह लो, हाँ। इस तरह का इलाका मुझे दे। अच्छा, हाँ। ये तो यूक्रेन का ये वाला, और मैं बीच में दावा ये भी करूंगा कि पूरा यूक्रेन मेरा है, आप लोग बोलना मत। हाँ, आप कहना मैं अभी तुमको कम से कम ये दे रहा हूँ, हाँ। वेस्टर्न साइड हाँ। दे के तुम चुप रहो, तो हम तो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है हाँ। कि मैं पूरा यूक्रेन मांगूंगा, मुझको लोहान डोनेट्स सूमी दे देना, आप मेरे को पूरा मत देना, पूरा मत देना, लेकिन इतना दे देना, हाँ, और उसको मैं बफर जोन बना लूंगा, नेटो और मेरे बीच में वो सैंडविच इलाका रहेगा, बाकी और छोड़ देना। बीच बीच में जो पास वाले हैं छोटे भैया, हाँ। उनको मैं धमकाता रहूंगा, हाँ। तो आप कहोगे देखो मैंने पीस करा। अब ये नोबेल प्राइज वाला स्ट्रोक है। ऐसा ना हो कि ये भाई खुद ही बोल दे, पुतिन की बात कर रहा हूँ, हाँ। पुतिन खुद ही बोल दे कि हाँ ट्रम्प तो बहुत बढ़िया आदमी, इसको नोबेल प्राइज दे दो। खुद ही बोलेगा। हो सकता है कि शी जिनपिंग भी बोल दे, क्योंकि इनको पता है कि इस आदमी को चाहिए, हाँ। वो मेडल चाहिए, वो प्राइज चाहिए, तू व्हाइट हाउस में बैठ के खेलता रहे। हाँ। और वैसे भी भाई 3.5 साल है ट्रम्प के, 3.5 साल जियोपॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय होता है, वैसे एक बहुत बात छोटा भी बताइए, होता है। अगर रशिया ने ये कह दिया, मतलब पुतिन ने ये कह दिया, जी। या शी जिनपिंग ने कह दिया, जी। तो अपनी ऑडियंस को ये घर में क्या जवाब देंगे? इनको कौन सा जवाब देना है, किसको? शी जिनपिंग किसको जवाब दे रहा है?
वहां पे लेकिन कई मसलों में बड़े मुद्दे उठ जाते हैं। मुद्दे उठ जाते हैं। देखिए ये सब नहीं, वहां पे जो मुद्दे रहते हैं चाइना के मुद्दे चाइना के अंदर ही रहते हैं, चाइना के मुद्दे बाहर नहीं आते। और ये दोनों के दोनों, आई मीन इवन प्रेसिडेंट पुतिन इज अ स्ट्रांग मैन। प्रेसिडेंट पुतिन से कौन सवाल पूछ रहा है? एक ने सवाल पूछा था, उसको साइबेरिया में जेल में डाला, वहीं पे मरमुरा गया वो। एक और ऐसे जैसे वहां की जनता ये कह रही थी ना कि आपने पाकिस्तान को इतने हथियार क्यों दे दिए, टैक्स पेयर्स मनी है, आप कैसे दे देते हैं? अरे ये सवाल तो ऐसे ही आया था, ये ऐसे ही आया था। हाँ, लोग मन बहलाने। अच्छा, ये पाकिस्तान को जब बताना होगा कि कितना एहसान करते हैं देखो तुम्हारे ऊपर, देखो हमारे यहाँ जनता क्या दबाव डालती है, तब लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हमने तुमको दिया ये एहसान की टोकरी लादने के लिए। और आतंक के पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल का बड़ा बयान। डोभाल ने कहा आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों का हिसाब होना चाहिए। मतलब ये डोभाल भी अब भी ये कह रहे हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म समझने वाले अब भी दुनिया में लोग हैं। लश्कर आतंकी फैसल नदीम का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तानी आर्मी से लश्कर के रिश्तों को जायज ठहराया। सारी जमातें सहूलियत उठाती रहती हैं। आतंकी नदीम ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता रहता है। वो मैं तो कह रहा हूँ लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट है, बस उसको डिक्लेयर नहीं करा है। ये जो भी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम में जब एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ लश्कर और जैश के आतंकवादी होते हैं। ये साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये साथ बैठ के खाना खाते हैं, इनको सेम सोर्स से फंडिंग होती है, एक को तनख्वाह आती है, एक को फंडिंग मिलती है। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके एयर बेसिस पे मारा, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करा हमने, मिलिट्री एरियाज को बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये ठीक करा बिल्कुल नहीं। और वो भी ये जाते हैं कि जनरल जाते हैं उनके पासिंग आउट परेड में, जो टेरर से पास आउट करते हैं। सर, पाकिस्तान के फ्लैग में उनकी उसको लपेटा जाता है, वर्दी में जाकर सलामी दी जाती है। पीछे कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है वहाँ पे। कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है, ऐसे दुआएं मांग, मुझे लगा उसका फूफा मर गया वहाँ पे। नहीं, ये तो जैश ए मोहम्मद का है, ये तो अलग आदमी है।